स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। तो साथियों आज हम करेंगे स्टेट राज्य, ठीक है ना। राज्य को समझेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण के बारे में समझा था कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से साम्राज्यवाद आया, उसके बाद उपनिवेशवाद आया और फिर उसके बाद नव उपनिवेशवाद आया और अब विउपनिवेशीकरण सबसे आखिरी में। तो ये सारी हम चीज़ें करेंगे और आज स्टेट के बारे में हम समझने वाले हैं कि स्टेट क्या चीज़ है और इसका विभिन्न विचारधाराओं के हिसाब से स्टेट क्या है और इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, जो इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो स्टेट हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप में से जो भी बच्चे नेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं, PGT, TGT, MA पॉलिटिकल साइंस, BA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या करें कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारे लेक्चर मिलते हैं, MCQ मिलता है, PYQ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है ना। लेक्चर मिलेगा, MCQ मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ये सारी चीज़ आप इसके तहत करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हमने क्या किया था, आपका उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण किया था। और अब हम राज्य के सिद्धांत के तहत समझेंगे। पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी राज्यों में राज्य की प्रकृति पे वाद विवाद। तो ये है एक, तो पूंजीवादी राज्य क्या होता है, समाजवादी राज्य क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फिर इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उत्तर औपनिवेशिक राज्य, ठीक है ना। उत्तर औपनिवेशिक राज्य, जैसे हमने उपनिवेशवाद पढ़ा था, तो जब उपनिवेशवाद खत्म हुआ तो उसके बाद जो राज्य आए, उसके बाद उन राज्यों की, वो राज्य कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है। कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है राज्य के ऊपर, और राष्ट्र राज्य, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो कोई इसमें बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है यह आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो राज्य के बारे में दी गई हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, मतलब राज्य का आधार क्या है, शक्ति नहीं है, पावर वो यूज नहीं करता है, इच्छा है। एक बलंसली है, इन्होंने निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय का नाम क्या है, आपका राज्य है, ठीक है ना। निश्चित भूभाग मतलब इसका निश्चित भूभाग होगा, कानूनी रूप से संगठित, ठीक है ना। जन समुदाय मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया सरकार से, ठीक है ना, सरकार होगी कानूनी रूप से, और एक जन समुदाय होगा, उसका नाम क्या होगा, राज्य होगा। बोंदा क्या कहता है, राज्य परिवारों व उनकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वशक्ति व विवेक द्वारा शासित होता है। मैक्स वेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राज्य वही इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। क्या है मतलब, राज्य ऐसी पावर है जिसके पास क्या होता है, दंड देने की शक्ति होती है, ठीक है ना, सिर्फ उसी के पास ही है, और कोई नहीं दे सकता, कोई संस्था नहीं दे सकती, है ना। समाज में जैसे आप सोसाइटी बना ले, तो क्या सोसाइटी के पास पावर है वो दंडकारी शक्ति दे सके, नहीं है। उसी तरह से हेगल है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये बोलते हैं कि राज्य क्या है, ईश्वर का अवतार है पृथ्वी पर। वुडरो विल्सन, ये वुडरो विल्सन जब भी आए तो कानून जरूर आएगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है ना। कुछ ना समझ में आए, वुडरो विल्सन की कोई कोटेशन ऐसी है जिसमें कानून का उल्लेख है और ऑप्शन में वुडरो विल्सन है, तो मान के चलना कि 80% चांस होंगे वो वुडरो विल्सन का कथन होगा, ठीक है ना। वुडरो विल्सन राज्य एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत राष्ट्र है जो कानून का लाभ लेने के लिए संगठित है, ठीक है।
हर्बर्ट स्पेंसर राज्य पारस्परिक निश्चिंतता वाली एक सुरक्षात्मक कंपनी है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं इसको, सुरक्षात्मक कंपनी कहता है। कौन कहता है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। उसके अलावा भी और भी कई सारे हैं, जैसे गार्नर। गार्नर क्या कहते हैं भाई, गार्नर क्या कहते हैं, गार्नर कहते हैं राजनीतिक विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत किससे होता है, राज्य से होता है, ठीक है ना, राज्य से होता है। राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होती है और राज्य पे ही आके खत्म हो जाती है, ऐसा कहते हैं। पहले ये डेफिनेशंस बहुत आया करती थी ना, बहुत आया करती थी। अब ये कई सालों से आना बंद हो गया है, क्योंकि सब एक तो इजी डेफिनेशन है और हर कोई रट लेता है। तो ये डेफिनेशन तो आने से रही। उसी के बाद एक गेटल महोदय हैं, इनकी भी डेफिनेशन है। वो है क्या, राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। क्या है, राज्य का विज्ञान है। ये भी डेफिनेशन पहले बहुत आई हुई है, लेकिन अब नहीं आती है, ठीक है ना। ज़्यादा आएंगी तो पीजीटी टीजीटी वगैरह इन्हीं में ही आएंगी, वो भी बाई चांस आएंगी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैक्स वेबर की और विलोबी की, इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए, रखना इसको। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई स्टेट के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, और जो फैक्ट्स हैं उनको करते हैं। राज्य, ये स्टेट्स, अंग्रेजी का स्टेट्स कहा जाता है इसको, और स्टेट्स से निकला हुआ है जो, ठीक है ना, लैटिन भाषा के स्टेट है, स्टेट्स से निकला हुआ है। प्राचीन विचारक जो थे वो पोलिस शब्द का यूज करते थे, किसके लिए, राज्य के लिए, ठीक है ना, राज्य के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यूनानी विचारक, ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं खासतौर पर पीजीटी में, कि यूनानी विचारक राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। सीधा क्वेश्चन यही पूछा है, यूनानी विचारक राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह है पोलिस। अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो आप ये भी देखना, ये भी राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग करता है, मिलान करने में आ सकता है। रोम विचारक क्या कहते हैं, सिवितास या रिपब्लिका यूज करते हैं, ठीक है ना, रिपब्लिका यूज करते हैं, सिवितास या रिपब्लिका। और मैकियावेली क्या करता है, स्टेट ऑफ शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है, और आधुनिक राज्य की संकल्पना। तो ये इस तरह से आएगा, जैसे इस तरफ स्टेट लिखा होगा, ठीक है, पोलिस लिखा होगा, पोलिस, उसके बाद काइनोनिया, और उसके बाद सिवितास। जैसे यहाँ पे लिखा होगा रोम, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4। मैं आप लोगों को बताते भी चलूंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ABCD, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा आपका मैकियावेली, फिर यहाँ पे लिखा होगा आपका अरस्तु, और यहाँ पे लिखा होगा यूनानी विचारक, यूनानी, ठीक है, यूनानी। अब आपको वो कहेगा कि आप मिलान कीजिए, ठीक है। तो आपको मिलान करना है भाई, स्टेट शब्द का यूज किसने किया, मैकियावेली ने किया। पोलिस शब्द का यूज यूनानी विचारकों ने किया। काइनोनिया अरस्तु यूज करता है, सिवितास रोम वाले यूज करते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। या तो सीधे पूछ लेगा कि कौन निम्न में से कौन है जो राज्य के स्थान पर पोलिस शब्द का यूज करता है, इस तरह से पूछ लेगा। और ये 4-5 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें तो एक इस तरह से मिलान करने का क्वेश्चन बनता है, मिलान करने का क्वेश्चन प्रश्न बनता है, और दूसरा इंडिविजुअल प्रश्न भी बनता है। और हर इनमें से लगभग इसके ऊपर आया हुआ है, पोलिस के ऊपर आया हुआ है, और काइनोनिया के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, और मैकियावेली के ऊपर आया हुआ है। तो ये बच गया सिवितास। तो चांसेस बहुत हैं इनके आने के, ठीक है। अब राज्य का ऐतिहासिक विकास के बारे में हम थोड़ा सा डालते हैं कि पहले क्या हुआ था, कबीला राज्य हुआ करता था। तो कबीला राज्य के अंदर क्या हुआ करता था कि भाई एक छोटा सा समूह हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था, उनका एक सरदार हुआ करता था, और वही सारे नियम कानून डिसाइड किया करता था। और वो कबीला जो होते हैं वो इधर उधर घूमने फिरने वाले होते हैं, कोई स्थायी नहीं हुआ करता था इनका राज्य, ठीक है भाई। आज यहाँ पे संसाधन है तो यहाँ रुक गए, फिर बाद में कहीं 1-2 साल तक, 3 साल तक रहे, फिर आगे आगे बढ़ गए। तो ये कबीला राज्य हुआ करता था।
का जो सरदार हुआ करता था वही राजा या कानून का निर्माण करने वाला और कानून को लागू करने वाला हुआ करता था। उसके बाद आ गया पूर्वी राज्य। अब जैसे जैसे मानव ने आपका अनाज उपजाना सीख लिया, ठीक है ना, अनाज उगाना सीख लिया, उसने हल का निर्माण कर लिया, जंगलों को साफ करके खेत बना लिए और वहाँ पे अपना जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने लगा, उनको पैदा करने लग गया, तो क्या हुआ कि भाई एक सभ्यताएं फिर निकल के सामने आई, ठीक है। जैसे नील सभ्यता, मेसोपोटामी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और ये ज़्यादातर नदियों के आसपास हुआ करती थी। तो एक अलग तरह का राज्य निकल के आया और वो थोड़ा सा कबीला राज्य से काफ़ी अपग्रेडेड था और स्थायी था, ठीक है ना। उन्होंने एक जगह बस कर खेती वगैरह ये सब इन सब चीज़ों पर वो किया। तो ये इस तरह का राज्य था, इसके अंदर भी राजा हुआ करते थे। फिर उसके बाद यूनानी नगर राज्य आए, वो और ज़्यादा अच्छे डेवलप हुए। फिर उसके बाद लगभग 500 ई तक रोमन साम्राज्य चला, जिसको सिविटास बोला गया। फिर उसके बाद नए राज्य आते हैं, मध्यकालीन वाले राज्य। ये सामंती राज्य, मसीही राज्य थे, ठीक है ना। सामंती राज्य आप कह सकते हो कि भाई छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे। एक सत्ता तो हुआ करती थी, लेकिन सामंती छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, छोटे सामंत भी और बड़े सामंत भी। और ये क्या होते थे, ये राजा की भांति ही ये क्या करते थे, अपने निर्धारित क्षेत्र में कर वसूला करते थे, टैक्स, है ना। जो जैसे जो भी उपज हुआ करती थी, जो भी अनाज पैदा हुआ करता था, उसका एक हिस्सा ये लोग किसानों से वसूला करते थे, ठीक है ना। और उसमें से कुछ हिस्सा रखते थे, कुछ राजा को दे देते थे। सामंतों के पास क्या थी, अपनी सेना भी थी, अपनी सेना भी रखा करते थे। और पूरे मध्यकाल पे सामंतों का क्या था, वर्चस्व था। नियम कानून बनाता राजा था, लेकिन सामंत उसको लागू करते थे। और ये सामंत इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल हुआ करते थे कि ये राजा तक को चैलेंज दे दिया करते थे, ठीक है ना। राजा अपनी सेना के लिए इन सामंतों के ऊपर ही डिपेंड हुआ करता था। एक तो ये था। दूसरा, धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। राजा धर्म के अंतर्गत आया करता था। पोप पॉप उसका आदेश दिया करता था, निर्धारण किया करता था कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। तो एक ये वाला राज्य बड़ा कमजोर राज्य था, क्योंकि राजा अब कोई डिसीजन ले नहीं सकता था, कोई कुछ निर्धारित नहीं कर सकता था, ठीक है ना। वो एक तरफ तो सैनिक कार्रवाई में, इन सब चीजों में सामंतों पे डिपेंड था, और दूसरी तरफ आपका जो भी उसके राजनीतिक आदेश वगैरह हुआ करते थे, उनके लिए भी वो दूसरी तरफ पोप के ऊपर डिपेंड था, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से वो दबा हुआ था, कुचला हुआ था। तो इस वजह से राज्य का जो स्वरूप था इस समय में बहुत कमजोर था। और ये टाइम था लगभग 14वीं 15वीं ईस्वी के आसपास, उससे पहले तक रहा। उसके बाद क्या होता है कि भाई नव जागरण होता है, लोगों के अंदर जागरूकता आती है, ठीक है ना, औद्योगिकरण होता है, और वो उससे सारा का सारा परिदृश्य बदल जाता है। अब क्या हो गया कि सामंतों की सत्ता छीन ली जाती है, पुनर्जागरण होता है, लोगों को धर्म के बारे में पता चलता है ना। उनके अंदर जागरूकता होती है कि भाई ये धर्म क्या करता है, हम लोगों को एक प्रकार से दबाने का काम करता है। राजा ने भी क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की। तो इस तरह से औद्योगिकरण हुआ तो भाई कल कारखाने खुले, लोग सामंतों को छोड़कर कारखानों की तरफ भाग्य, रोजगार के लिए, काम के लिए, है ना। तो क्या हुआ, सामंती व्यवस्था वहां से ध्वस्त हो गई, सामंती व्यवस्था वहां से ध्वस्त हो गई। और राजाओं ने प्रयास किया, और उस समय के विद्वानों ने प्रयास किया, चाहे वो आपके मैकियावेली हो, है ना, कि भाई क्या कि धर्म को राजा से या राज्य से अलग कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि वो राष्ट्र एक नया किस्म का राज्य निकल के सामने आया, ठीक है। अब राज्य ज्यादा स्वतंत्र था। पहले तो वो उसके सामंत के और उनके अधीन था, लेकिन अब का राज्य ज्यादा वो था। अब इस आधुनिक राज्य में एक और चीज थी कि जैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ, लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। तो ये सारी चीजें हो गई, ये एक आधुनिक राष्ट्र था, एक नया राज्य था।
फिर उसके बाद विश्व राज्य की संकल्पना है, जो कि क्या है, स्वप्न है। जो क्या है, स्वप्न है। अभी तक इस तरह का राज्य नहीं बना। विश्व राज्य का मतलब ये होगा कि सब सारे पूरा वर्ल्ड है जो उसको एक राज्य मान लिया जाएगा, एक सरकार होगी और वो सबको संचालित करेगी। संघ राज्यों का समूह तो होगा, हिंदुस्तान भी होगा, अमेरिका भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, रूस भी होगा, लेकिन इन सब के ऊपर एक सरकार होगी, ठीक है ना। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्य हैं, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उस तरह की राज्य की कल्पना है। ये ऐसी कल्पना है कि जिसके अंदर क्या होगा, जो आदर्शवादी होगी, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा संघर्ष प्रतिस्पर्धा, ये साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना। वसुधैवकुटुंबकम कुटुंबकम का रूल लागू होगा, लेकिन ऐसा ये कल्पना के ऊपर ही है। तो ये थोड़ा सा राज्य का इतिहास है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो क्रम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, क्रम बताइए, ठीक है ना। उत्पत्ति का क्रम बताइए, उत्पत्ति क्रम बताइए उत्पत्ति का, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि पहले आता है कबीला राज्य आता है, ठीक है ना। उसके बाद सभ्यताएं आएंगी, ठीक है, पूर्वी राज्य की सभ्यता, नील सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये सब। फिर आते हैं यूनानी राज्य। क्या आते हैं, यूनानी राज्य। फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य आएगा, सामंती राज्य, फिर आधुनिक आएगा, ठीक है। और ये कल्पना में है, आने वाला है, लेकिन चांस नहीं है। अब राज्य के पर्याय शब्द कौन कौन से हैं, ये हमने एक बार और डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करेंगे। प्लेटो को आदर्श राज्य को कहते हैं सुंदर राज्य, कॉलीपोलिस राज्य, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये कहता है। अरस्तु काइनोनिया शब्द का यूज करता है राज्य के लिए। बोंदा राज्य के लिए रिपब्लिका का यूज करता है। क्या करता है वो, रिपब्लिका कहता है राज्य के लिए। हॉब्स ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है, कॉमनवेल्थ। और इसमें समाज राज्य व सरकार तीनों को मिला दिया है, ठीक है ना। इसने क्या किया है, समाज और राज्य को सरकार को सबको इसमें एक कर दिया है। कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है इन तीनों के लिए भी और राज्य के लिए भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हॉब्स ने कॉमनवेल्थ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, क्वेश्चन देखो बन गया यहाँ पे। हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, किसके लिए किया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन देगा, एक समाज, दूसरा बी राज्य, सी सरकार है ना, और डी देगा उपरोक्त सभी। तो क्या होगा कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मुश्किल वाले तो सबके गलत होंगे, लेकिन आदमी रह किस वजह से जाता है, आसान क्वेश्चन ना बनने की वजह से रह जाता है। उसके बाद है लॉक और रूसो। इन्होंने क्या है कि इन्होंने राज्य के स्थान पे समुदाय, सिविल सोसाइटी का प्रयोग किया है। क्या किया इन्होंने, सिविल सोसाइटी का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सिविल सोसाइटी का प्रयोग किया है। तो वो कौन है, लॉक है और रूसो हैं, जिन्होंने समुदाय के स्थान पर सिविल सोसाइटी का प्रयोग किया है। हेगल ने राष्ट्र राज्य को क्या शब्द का प्रयोग किया भाई, इन्होंने राष्ट्र एक्स्ट्रा कर दिया कि राष्ट्र लगा दिया, राष्ट्र राज्य, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। और मैकियावेली किसका चाहता था, वो इटली का चाहता था। जब व्यवहारवादी, क्या कहते हैं, व्यवहारवादी राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एक राजनीतिक व्यवस्था है। राज्य को एक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। व्यवस्था में क्या होता है, एक व्यवस्था के अंदर कई सारे अंग होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल को हम उसमें नहीं समझ सकते, पूरी व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमारा शरीर है, उसी तरह से क्या है, राज्य भी एक व्यवस्था है, ठीक है ना। इसके अलग अलग अंग हैं, उनका अलग अलग कार्य है और ये व्यवस्थाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ऐसा कौन कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं। राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब ये राज्य के चार आवश्यक हैं। एक तो जनसंख्या जरूर चाहिए, गार्नर के अनुसार है। किसके अनुसार, गार्नर। दूसरा भूभाग, सरकार और संप्रभुता है, ठीक है ना। और ये आंतरिक और बाह्य भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं संप्रभुता सिर्फ एक ही हो, एक आंतरिक भी होनी चाहिए और ये बाह्य भी होनी चाहिए। तो ये है चार। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पीजीटी लेवल का ये क्वेश्चन है। याद रखना कि राज्य के चार आवश्यक कौन कौन से हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जो है इनके आवश्यक अंग हैं। अब राज्य के सिद्धांत करते हैं। राज्य के सिद्धांत कौन सा है, एक तो जैविक सिद्धांत है और दूसरा कौन सा है, आंगिक सिद्धांत है।
ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सॉरी यांत्रिक सिद्धांत और आपका जैविक सिद्धांत, इसको सावयव सिद्धांत भी बोल देते हैं और इसको आंगिक सिद्धांत भी बोल देते हैं। आंगिक अर्थात एक जो अंग होते हैं जैविक, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि भाई इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये कि भाई इसको इसकी तुलना एक शरीर रचना से की जाती है। किससे की जाती है? शरीर की रचना से, शरीर की रचना से, ठीक है ना, शरीर की रचना से कहते हैं। और ये राज्य को क्या मानते हैं? ये राज्य को प्राकृतिक प्राकृतिक मानते हैं, राज्य को प्राकृतिक मानते हैं। एक एक करके आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो ये शरीर की रचना के बराबर है, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है ना, उसी तरह से क्या राज्य है, और इसके अलग अलग अंग हैं राज्य के। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, उंगली है, हाथ है, पैर है, आँख है, दांत है, नाक, कान, ये सारी चीजें हैं, इनसे मिलके क्या बोलते हैं, हमारा शरीर बनता है। उसी तरह से सावयव सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि भाई राज्य क्या है, अपने आप में पूर्ण है, और अलग अलग संस्थाएं हो गई, व्यक्ति हो गई, ये सब क्या है, उसके अंग हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, उसके अंग हैं। ये जैविक सिद्धांत है, और ये राज्य को प्राकृतिक मानते हैं। क्या कहते हैं, राज्य क्या होता है, प्राकृतिक होता है, कि पहले राज्य आया है, ठीक है, मनुष्य नहीं आया है पहले, कि आप राज्य के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। तो अब ये क्या कहता है, प्राकृतिक सिद्धांत क्या कहता है कि, या ये आंगिक सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य पहले आता है, राज्य पहले पहले आता है, ठीक है ना। क्या है, राज्य पहले आता है, अर्थात शरीर पहले आता है, ठीक है ना। अंग बाद में आते हैं, अंग बाद में आते हैं, और ये अंग क्या होते हैं, ये अंग शरीर पर निर्भर होते हैं, अंग शरीर पर निर्भर हैं, शरीर पर निर्भर हैं, ठीक है ना। बिना अंग के, बिना शरीर के आप अंग का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, बिना शरीर के अंग का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से बिना राज्य के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। अगर राज्य है तो व्यक्ति का महत्व है, अगर राज्य नहीं है तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ये राज्य को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा कहते हैं। ये क्या कहते हैं, राज्य क्या है, राज्य साध्य है, क्या है, राज्य साध्य है, ठीक है ना। और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति साधन है, व्यक्ति साधन है, व्यक्ति क्या है, साधन है। तो ऐसा ये कहते हैं आपके सावयव सिद्धांत, जैविक सिद्धांत या आगिक सिद्धांत के समर्थक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य साध्य है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो ये क्या है कि राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण है। क्या है, राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार नहीं, या अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति तो क्या है, राज्य की इच्छा पूर्ति का साधन है, ठीक है ना। क्या है, राज्य तो व्यक्ति तो राज्य की इच्छा पूर्ति का साधन है। जैसे कि आज़ादी के समय हमें कहा जाता था ना, बड़े बड़े नारे दिए जाते थे कि भारत माता की जय, हमें भारत माता को गुलामी से आज़ाद कराना है, हमें भारत माता को स्वतंत्र कराना है, ठीक है ना। तो हम उस समय क्या था कि भारत माता की स्वतंत्रता, हमारे राज्य की स्वतंत्रता ही क्या थी, साध्य थी, और हमारी स्वतंत्रता या अधिकार का उस समय कोई महत्व नहीं था। हमें सिर्फ क्या करना था, हमें अपनी भारत माता को आजाद करवाना था। तो उस समय क्या था, राज्य ही साधन था, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सावयव सिद्धांत। अब ये जो होता है आप जो है आपका कौटिल्य, ठीक है ना, कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है, क्या है, आपका सप्तांग सिद्धांत भी तो इसी से ही, ऐसे ये वो क्या कहता है, 7 अंक बताता है राज्य के, ठीक है ना, आमत्य, पूर्व, ऐसे करके, है ना, जनपद, ऐसे करके सब कुछ सारे 7 अंग बताता है। तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी जो है वो सावयव सिद्धांत का ही एक रूप है, ठीक है ना। हॉब्स का लेवियाथन,
ये भी क्या है, सावयव सिद्धांत का वो है, ठीक है ना। तो ये है आपका। उसके अलावा इसके समर्थक कौन कौन है, आपसे पूछ लेगा कि समर्थक कौन कौन है, तो आपको याद रखना है कि भाई प्लेटो हो गए, अरस्तु, हॉब्स, रूसो, बलंसली, कौटिल्य और शुक्र, ठीक है ना। शुक्राचार्य जो भी हैं, ये जो है ये किसका समर्थन करते हैं, ये करते हैं आपका सावयव सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो ये है आपका, ठीक है। और प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो कहता है कि किसी भी राज्य का निर्माण, ठीक है ना, चट्टानों से, वृक्षों से, पहाड़ों से नहीं होता है, बल्कि उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनके चरित्र से बनता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, उनसे, उनके चरित्र से बनता है। तो ये इन्होंने, प्लेटो ने राज्य के बारे में कहा है। और ये कहा कि राज्य क्या है, राज्य जो है व्यक्ति का एक बड़ा रूप है। क्या है, राज्य व्यक्ति का एक बड़ा रूप है। तो इस ये सावयव सिद्धांत का इस हिसाब से इस तरह से समर्थन करते हैं। और अरस्तु क्या कहते हैं, प्लेटो क्या कहता है, व्यक्ति का वृहद रूप, का वृहद रूप क्या है, राज्य है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, व्यक्ति का वृहद रूप क्या है, राज्य है, ठीक है ना। अगर बड़ा करके देखोगे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे राज्य के कई सारे अंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर के कई सारे अंग हैं, वैसे ही राज्य के भी कई सारे अंग हैं। तो बिल्कुल सेम एक व्यक्ति का बड़ा रूप क्या है, राज्य है, ठीक है ना। राज्य के अलग अलग अंग हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। वैसे ही उसी तरह से जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन हमारे अंग महत्वपूर्ण नहीं, हमारा शरीर महत्वपूर्ण है। उसी तरह से राज्य के अंग नहीं, राज्य महत्वपूर्ण है। पहले राज्य आता है, उसी तरह से जैसे हमारा पहले शरीर आता है, ठीक है ना। आप कल्पना करोगे, आप कहोगे नहीं सर ये बात सही नहीं है, लेकिन आप एक अकेले अंग की कल्पना करके देखो, नहीं होगा। आप जब भी कल्पना करोगे तो पूरा शरीर सामने आता है। कभी कल्पना में कभी एक उंगली आती है क्या, कभी एक आंख आई है क्या कल्पना में, नहीं आती है। जब भी आएगा तो पूरा शरीर कल्पना आएगा। आप जैसी आंख की कल्पना करोगे तो आंख से पहले पूरा शरीर आएगा, फिर आप कल्पना में आएगा कि हाँ ये पूरा शरीर है और उसके अंदर एक दो आंखें होती हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप जब भी कल्पना करोगे तो पहले एक राज्य आएगा, राज्य है तो व्यक्ति है। इस हिसाब से ये प्राकृतिक हुआ और इस हिसाब से ये पहले आता है, ठीक है ना। उत्पत्ति के लिहाज से आप देखोगे तो व्यक्ति पहले आया है, राज्य बाद में आया है। लेकिन कल्पना की दृष्टि से आप देखोगे तो जब भी आप कल्पना करने बैठोगे तो राज्य पहले आएगा, शरीर पहले आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु महोदय कहते हैं कि भाई राज्य जो है वो क्या है, वो परिवारों और गांवों का समूह है। राज्य क्या है, राज्य परिवारों और आपका गांव का समूह, समूह है, ठीक है ना, समूह है। अब क्या है कि भाई राज्य से पहले क्या था कि जब परिवार, कई सारे परिवार मिलते हैं, फिर उसके बाद गांव बनता है, फिर गांव, कई सारे गांव मिलते हैं, फिर राज्य बनता है, ऐसा अरस्तु कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी याद रखना कि कि किसने ये बड़े आपस में मिलते हुए हैं, थोड़े से मिलते हुए हैं, एक तरह की बात करते हैं। दोनों प्लेटो गुरु है, अरस्तु चेला है। तो प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति का वृहद रूप क्या है, राज्य है। उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, परिवारों और गांवों का समूह जो होता है वो राज्य होता है। तो ये बातें याद रखना कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने इसको क्या कहा, ठीक है। उसके बाद आता है भैया आपका, एक और है आपके जो वो कहते हैं आपका वलंसली। और ये भी इसी तरह की ही देते हैं कि ये मानव शरीर का राज्य को क्या कहते हैं, राज्य को हुबहू, हुबहू मानव शरीर कहते हैं, मानव शरीर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल वैसी बात कहते हैं जैसी प्लेटो जैसी बातें। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस चीज है। उसके उसके अलावा भी कई सारे समर्थक हैं, हीगल है,
वो भी इस राज्य के सावयव सिद्धांत का को महत्व देता है। तो ये सारी चीजें ये सावयव सिद्धांत है, ये जैविक सिद्धांत है, ये आंगिक सिद्धांत है। छोटे में एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि सावयव सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य को प्राकृतिक मानता है, अर्थात राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। ठीक है ना, उत्पत्ति के दृष्टि से नहीं, कल्पना की दृष्टि से। आप जब भी कल्पना करेंगे तो राज्य पहले आ जाएगा, व्यक्ति बाद में आएगा। ठीक है ना, आप जब भी कल्पना करेंगे शरीर पहले आएगा, अंग बाद में आएगा। ठीक उसी तरह से ये क्या कहता है कि ये राज्य साध्य है। ठीक है ना, और व्यक्ति क्या है, साधन है। मतलब राज्य की इच्छा की पूर्ति करना ही व्यक्ति का कार्य है। ठीक है, तो ये सारी कहते हैं, ठीक, ये बात कहते हैं सावयव सिद्धांत के समर्थक। ठीक है, कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत हो गया, हाब्स का लेवियाथन हो गया, वो सब सेम टू सेम सावयव सिद्धांत ही हैं। ठीक है ना, समर्थक जो हैं वो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हॉब्स, रूटो, बलनसली हैं, कौटिल्य है, शुक्र है, ये सारे इसका समर्थन करते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का वृहद रूप क्या है, राज्य है। अरस्तु क्या कहते हैं, गांव और परिवारों का जो समूह होता है उसको राज्य कहा जाता है। और बलनसली कहते हैं कि राज्य हूबहू वही है जैसा मानव शरीर है। तो ये है आपका सावयव सिद्धांत, जैविक सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत है। ठीक है, हालांकि सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना जरूरी है, थोड़ा बेसिक नॉलेज इसके बारे में जरूर होनी चाहिए। फिर आता है यांत्रिक सिद्धांत आता है साथियों। क्या आता है, यांत्रिक सिद्धांत। तो यांत्रिक सिद्धांत के लिए भी इसको मैं इरेज करूंगा। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब यांत्रिक सिद्धांत के बारे में हम समझेंगे। यांत्रिक क्या है, ये क्या कहता है, ये यंत्र मानता है। क्या मानता है, राज्य को यंत्र मानता है, राज्य को यंत्र मानता है। क्या मानता है, यंत्र। ये कहते हैं कि भाई राज्य ठीक वैसी जैसे एक यंत्र काम करता है, वैसे ही राज्य भी काम करता है। यंत्र का उद्देश्य क्या होता है, यंत्र हमारे कार्यों को सरल बनाते हैं, इजी बनाते हैं, ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, राज्य भी एक यंत्र की तरह है। राज्य का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाना, व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना। तो इस दृष्टि से ये कहते हैं, ये क्या है, एक यांत्रिक यंत्र है। राज्य क्या है, एक यंत्र है। ठीक है, और ये क्या है, यंत्र है। तो भाई यंत्र को कौन बनाता है, मानव बनाता है, मानव। तो ये कहते हैं ये मानव निर्मित है, मानवकृत है। ठीक है ना, मानव क्या है, या कृत्रिम है, क्या है, कृत्रिम है। ये कृत्रिम है, मतलब मानव ने इसको बनाया है, इसलिए क्या है, ये कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है ना, पहले मानव आया, फिर मानव ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए राज्य का निर्माण किया है। तो ये क्या हो गया, ये यांत्रिक सिद्धांत हो गया। ठीक है ना, तो किस लिए किया इसने, राज्य का निर्माण किसके लिए किया है, व्यक्तियों ने अपने कल्याण के लिए किया है। ठीक है ना, इसलिए ये एक यंत्र की भांति है। अब इसमें क्या होगा, इसमें राज्य नहीं, राज्य नहीं, राज्य नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। सावयव सिद्धांत के अंतर क्या था कि भारत माता की जय, भारत माँ को बचाना है और भारत माता के लिए हमें कुर्बानी देनी है, भारत माता को हमें आजाद करवाना है। लेकिन राज्य का यांत्रिक सिद्धांत इस चीज का समर्थन नहीं करता। वो कहता है व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, राज्य नहीं, क्योंकि राज्य को तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। हम अगर भारत को आजाद करवा रहे हैं तो इसलिए करवा रहे हैं ताकि अंग्रेजों का शासन यहाँ से चले जाए और हम अपने ऊपर अपना शासन खुद कर सकें, और ताकि क्या हो कि हमारा जीवन सरल हो जाए और कुछ कल्याणकारी कार्य हों, हमारे संसाधनों का सही उपयोग हो और हमें विकास मिले, ऐसा यांत्रिक सिद्धांत कहता है। ठीक है ना, तो भारत माता की जय मेरी तरफ से भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ाते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो हमें भावनाओं में बह के नहीं पढ़ाना होता है, हमें तथ्य के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर पढ़ाना होता है। तो उस चीज से आप उसको मत जोड़िएगा। ठीक है ना, तो यांत्रिक सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्यों, राज्य को तो व्यक्ति ने बनाया है और अपने कल्याण के लिए बनाया है। तो यहाँ पे साध्य कौन हो गया, यहाँ पे साध्य कौन हो गया, यहाँ पे साध्य हो गया व्यक्ति, और राज्य क्या हो गया, राज्य साधन हो गया, राज्य साधन हो गया। और किसके कल्याण का, व्यक्ति के कल्याण का, व्यक्ति कल्याण का साधन हो गया। ठीक है ना, तो ये है आपका यांत्रिक सिद्धांत है। अब ये जो यांत्रिक सिद्धांत है ये किस पे बल देता है, ये अधिकारों पे देगा बल और स्वतंत्रता पर।
इसको बहुत ज्यादा महत्व देगा। यहाँ सावयव सिद्धांत के अंदर अधिकार और स्वतंत्रता पे महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि राज्य पे महत्व दिया जाता था। यहाँ यांत्रिक सिद्धांत में अधिकारों और राज्यों पे। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भाई राज्य का निर्माण हमने इसलिए किया है ताकि हमारा कल्याण हो सके, और हमारा कल्याण तब होगा जब हमें ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी और हमें ज्यादा अधिकार मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये यांत्रिकी सिद्धांत है। अब इस विचारक के इसके यांत्रिकी सिद्धांत के जो समर्थक है ना, वो समझौतावादी हैं ज्यादातर, समझौतावादी विचारक। और ये कौन है? ये लॉक है। ठीक है ना? ये इससे लॉक से पहले हॉब्स आता है। हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। तो ये जो हैं ये आपके क्या हैं? आपके ये समझौतावादी विचारक हैं, ये समझौतावादी विचारक हैं। और इसके अलावा जो उदारवादी है ना, वो सारे इसका समर्थन करते हैं, वो सारे इसका समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ ये लोग प्राकृतिक अधिकारों का भी समर्थन करते हैं। ठीक है? खासतौर पर लॉक को प्राकृतिक स्वतंत्रता आपका संपत्ति और जीवन के अधिकार को ये बहुत महत्व देता है, और संपत्ति के अधिकार को तो बहुत ज्यादा महत्व ये देता है। ठीक है? तो ये सारे क्या हो गए? ये आपका सावयव सिद्धांत हो गया और यांत्रिक सिद्धांत। यांत्रिक सिद्धांत को मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहते हैं कि भाई राज्य का निर्माण व्यक्ति ने किया है, और क्यों किया है? अपने कल्याण के लिए, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानव क्या करता है? किसी यंत्र का निर्माण करता है। किस लिए? ताकि उसको सुविधा हो सके। ठीक है ना? उसको ज्यादा श्रम ना करना पड़े। मानव ने पहिए का निर्माण क्यों किया? ठीक है ना? क्योंकि पहिए से क्या था कि हम कोई ठेला टाइप का हमने बना दिया, और उससे हमें एक सामान को एक जगह से दूसरे ले जाने में हमें आसानी हुई। तो हमने उस यंत्र का निर्माण किया जिससे कि हमें क्या हो सके? कि हमारा कल्याण हो सके। उसी तरह से हमने राज्य का निर्माण किया है, और राज्य का कार्य क्या है? कल्याणकारी कार्य करना, हमारा कल्याण करना, हमारे अधिकारों की रक्षा करना, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो ये यांत्रिकी सिद्धांत है। ठीक है ना? कल्याणकारी से मत जोड़ो इसको। ठीक है? अधिकार और स्वतंत्रताओं से जोड़ो। ठीक है? तो राज्य क्या है? कि राज्य एक प्रकार से क्या है? साधन है। किसका? व्यक्ति के कल्याण का साधन है। तो यहाँ पे साध्य कौन हो गया? व्यक्ति हो गया। और राज्य क्या हो गया? साधन हो गया। कि राज्य ऐसे कार्य करेगा जिससे व्यक्ति का कल्याण हो, ज्यादा ज्यादा अधिकार देगा, ज्यादा ज्यादा स्वतंत्रता देगा। और उसके समर्थक कौन है? समझौतावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा कि भाई एक समझौता हुआ जिसके तहत व्यक्तियों ने एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया। आप लोगों को ये जो है ना सावयव सिद्धांत, प्लेटो, अरस्तो, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनको अगर अच्छे से समझना है तो मेरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है कि राज्य के बारे में लॉक क्या सोचता है, हॉब्स क्या सोचता है, रूसो क्या सोचता है, अरस्तु क्या सोचता है, प्लेटो क्या सोचता है, मैकियावेली क्या सोचता है, हीगल क्या सोचता है। तो ये सारे विचारक जो हैं उनके बारे में डिटेल से मैंने काफी सारे लेक्चर बना रखे हैं। तो आप लोग उसमें प्लेलिस्ट में जाके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में उनको सर्च करके वहां से उनको देख सकते हैं। अगर आप वहां से समझ लेंगे तो यहाँ समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य एक वर्ग संगठन है। अब ये मार्क्सवादी कहते हैं भैया, राज्य कहते हैं एक वर्ग संगठन है। मतलब पूंजीपति वर्गों ने एक संगठन तैयार किया है जो क्या है कि क्या करता है कि पूंजीपति के साथ, बुर्जुआ के साथ मिलकर जो मजदूर वर्ग है उनका क्या करता है? शोषण करता है। ऐसा कहते हैं मार्क्सवादी। राज्य शक्ति व्यवस्था है। ये यथार्थवादी मैकियावेली, ट्रस्ट के और नीत्शे कहते हैं। ये राज्य को क्या कहते हैं? राज्य शक्ति को शक्ति व्यवस्था कहते हैं। ग्रीन क्या कहता है? राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? इच्छा है राज्य की, राज्य का आधार। ठीक है? शक्ति नहीं, कि शक्ति का प्रयोग नहीं करती है राज्य, तो इच्छा का प्रयोग करती है। राज्य कल्याणकारी व्यवस्था, ये आधुनिक उदारवादी और प्रजातांत्रिक समाजवादी क्या कहते हैं? कि राज्य कल्याणकारी व्यवस्था है, अर्थात कि राज्य का कार्य क्या है? कि भाई समानता लेके आना समाज के अंतर्गत। ठीक है? और जो पिछड़े हुए हैं उनको भी अवसर प्रदान करना, ये कल्याणकारी है। कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण किया जा सके। राज्य एक समुदाय है। ये बहुलवादी जो है राज्य को समुदाय कहते हैं। ये लास्की हैं, क्रैब, लिंडसे, बार्कर, गियर्क और ग्रटलैंड। ठीक है? तो ये लोग क्या कहते हैं? राज्य को एक समुदाय मानते हैं। जैसे समाज के अंदर कई सारे समुदाय होते हैं। ठीक है? अलग अलग लोगों के होते हैं, समुदाय होते हैं जो, उसी तरह से राज्य एक बड़ा समुदाय है बस। ये ऐसा बहुलवादी कहते हैं कि भाई राज्य भी एक समुदाय की तरह है। राज्य सर्वसत्तात्मक है। मतलब ये तो वो है आपके मुसोलिनी और हिटलर हैं, फांसीवादी हैं ये लोग। ठीक है? ये रहे देखो,
ठीक है, ये कहते हैं राज्य सब कुछ है, राज्य से बाहर कुछ नहीं है। जहां पे ये वाक्य आए ये समझ लेना मुसोलिनी का वाक्य है। राज्य एक यंत्र या मशीन है, ये समझौतावादी कहते हैं कि भाई राज्य का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि क्या बोलते हैं कि ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा कर सके। तो व्यक्ति ने इसे अपनी सुविधा के लिए बनाया है। ये एक यंत्र की तरह है, जिस तरह से एक यंत्र व्यक्ति का कार्य सरल करता है, उसी तरह से राज्य भी व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करके उसका कल्याण करेगा। राज्य पुरुष वर्चस्व का यंत्र है, ये नारीवादी कहेंगे। राज्य विचारधात्मक हेजेमनी है, ये ग्रामसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है राज्य कुछ नहीं करता है, एक विचारधात्मक प्राधान्य स्थापित कर देता है लोगों के मन में, और कुछ नहीं करता है। राज्य आत्मा रहित मशीन है, ये गांधी जी। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, यहां से पीजीटी और नेट में एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा, इस तरह से बनेगा। पहला, राज्य एक वर्ग संगठन है, पहला। ठीक है। दूसरा बनेगा, राज्य एक समुदाय है। समुदाय है। तीसरा बनता है, राज्य यंत्र है। और चौथा बनेगा, हेजेमनी है। राज्य हेजेमनी है। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन होगा, जैसे ए, आपको ऑप्शन दे देगा, ए दे देगा भाई ग्रामसी, बी ऑप्शन दे देगा लॉक, सी ऑप्शन दे देगा आपको मार्क्स, डी ऑप्शन दे देगा आपको, कौन सा रह गया, लास्की। इस तरह से, या सीधे यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है आपका नव यथार्थवाद। लोक का लिख सकता है समझौतावादी, मार्क्स का मार्क्सवादी लिखेगा, लास्की का समुदायवादी भी लिख सकता है। ठीक है ना। ग्रामसी का क्या लिख देगा, नव मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी। इतना अच्छे से आप लोगों को डीप से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे लोक की जगह समझौतावादी भी लिखा सकता है, समझौतावादी वादी। ठीक है। मार्क्स की जगह मार्क्सवादी लिखाएगा। ठीक है ना, मार्क्सवादी होगा ये। और लास्की की जगह क्या आ सकता है, बहुलवादी। ठीक है ना, बहुलवादी। और इस तरह से कहेगा भैया चलो मिलान करो। ठीक है ना, क्या मिलान करो, राज्य एक वर्ग संगठन है। तो ये कौन है, ये कहते हैं मार्क्स महोदय कहते हैं। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा, या मार्क्सवाद से जाके मिलेगा ये। राज्य एक समुदाय है, समुदायों की बात करता है। राज्य एक समुदाय है, ठीक वैसे ही समुदाय है जैसे कई सारे समुदाय होते हैं। ठीक है, तो ये लास्की या बहुलवादी जो विचारक हैं वो कहते हैं। राज्य यंत्र है, तो ये कौन है, ये आपका समझौतावादी या लॉक हो गए। और राज्य एक हेजेमनी है, मतलब कौन कहता है कि राज्य एक हेजेमनी, एक प्राधान्य स्थापित कर देता है लोगों के मन मस्तिष्क पे, तो वो है आपके ग्रामसी महोदय। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर पग में, हर एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है। अब उदारवादी राज्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। उदारवादी राज्य का अभिप्राय हम पूंजीवादी राज्य से लगाएंगे। पूंजीवादी, ठीक है ना। पूंजीवादी राज्य क्या है, उदारवादी राज्य कह लो, पूंजीवादी राज्य कह लो। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको नकारात्मक उदारवाद भी कह सकते हो, नकारात्मक उदारवाद, उदारवाद। अब ये क्या है, इसको नकारात्मक उदारवादी राज्य को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। ठीक है भैया, ये स्वतंत्रता, किसका, स्वतंत्रता का पक्षधर है कि भैया व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र। ये विवेक को विवेकशील मानता है, क्या होता है, व्यक्ति को विवेकी मानता है। क्या कहता है, विवेकी व्यक्ति क्या है, विवेकी है, समझदार है, वो अपना अच्छा भला समझता है, इसीलिए उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करता है। ठीक है ना, किसका, रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है कि व्यक्ति को ये प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का समर्थन करता है।
कि अर्थात क्या करना चाहिए कि राज्य को क्या करना चाहिए कि प्रतियोगिता होने देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होने देना चाहिए। जो योग्य होगा, जो समझदार होगा, वो क्या करेगा, उसको अपने आप जिस योग्य होगा उस योग्य उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। कि जो जिस योग्य होगा उसको वो चीज़ अपने आप मिल जाएगी। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में जो बच्चा ज़्यादा नंबर लेके आता है ना, जो ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा नंबर लेके आता है, जो कम पढ़ता है वो कम लेके आता है। उसी तरह से बाजार आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा होती है वो उसको उतना देके जाती है जितना उसने मेहनत की होगी, जितना उसने अच्छा कार्य किया होगा। तो ये स्वतंत्रता का समर्थन है। रात्र प्रहरी राज्य का समर्थन है कि राज्य क्या करता है, सिर्फ एक पहरे की तरह, पहरेदार की तरह ही कार्य करेगा। और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का समर्थन करता है कि भाई बाजार व्यवस्था के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है उदारवादी राज्य। ये वैज्ञानिक डार्विनवाद का समर्थन करता है, ठीक है ना। योग्यतम की विजय का समर्थन करता है कि जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं होगा वो मारा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि भाई जंगल के अंदर आप देखते हो जिसके अंदर संघर्ष करने की ताकत होती है वो जिंदा रहेगा, जो नहीं संघर्ष करेगा वो मारा जाएगा। तो ऐसा डार्विनवाद का ये का समर्थन करते हैं ये लोग। कहते हैं जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं होगा उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये कम से कम कानून का समर्थन करता है। ये कहता है कि कानून कम से कम होने चाहिए, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जितने ज़्यादा कानून होंगे उतनी उसकी स्वतंत्रता क्या होगी, दबेगी। ये समानता का विरोधी, कहता है समानता नहीं लाई जा सकती, समानता को नहीं और ना ही इसको लाना चाहिए, ठीक है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा अधिकारों के औपचारिक रूप का समर्थन करते हैं। तो किसका समर्थन करते हैं, औपचारिक रूप का समर्थन करते हैं। ये प्रक्रिया पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमने एक प्रक्रिया है, प्रतियोगिता होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है, बस उसके बाद किसी को क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने एक प्रतियोगिता करवा दी, हमने एग्जाम में एक प्रतियोगिता करवाई, एग्जाम करवाया, ठीक है ना, एग्जाम करवाया, हमने नौकरी के लिए एग्जाम करवाया, ठीक है, एग्जाम करवाया। अब जो पास हुआ, जो फेल हो गया हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी प्रक्रिया जो थी वो क्या थी, निष्पक्ष थी, हाँ निष्पक्ष थी और सही प्रक्रिया थी, ठीक है ना, सही प्रक्रिया थी। अब उसके बाद कोई वर्ग पीछे रह गया, किसी को नौकरी मिली, किसी को नौकरी नहीं मिली, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है कि ये आपका प्रक्रिया पर बल देता है, लक्ष्य के ऊपर बल नहीं देता है, ठीक है ना। इसको कोई लेना देना नहीं है कि SC ST वाले को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक प्रक्रिया बनाई, खुली प्रतियोगिता। अब जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ेगा वो ना बढ़े। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। किसका करते हैं, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का। ये अणुवादी समाज का समर्थन करते हैं। मतलब ऐसा समाज, अणु क्या होता है, एक एक अणु होता है ना, अकेला होता है। तो ये व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति इनके लिए महत्वपूर्ण है। अणु क्या होता है, अकेला होता है ना, एक एक अणु। तो क्या है, ये ऐसे समाज का समर्थन करते हैं जहां सिर्फ व्यक्ति का महत्व हो, समाज का वहां पे कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये अणुवादी समाज का समर्थन करते हैं। ये व्यक्तिवाद, ये वाद है, व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। मतलब सिर्फ व्यक्ति और उसके अधिकारों को, उसकी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। यह प्रकार प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। अब ये प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, आपका जीवन और संपत्ति का अधिकार तो प्राकृतिक अधिकार है, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये पुलिस राज्य का समर्थन करते हैं। मतलब ऐसा राज्य जो पुलिस की तरह कार्य करता हो और न्याय व्यवस्था बनाता हो, बस इससे ज्यादा दखलंदाजी राज्य को नहीं करनी चाहिए। ऐसा उदारवादी राज्य है, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता पे बल देता है। ये रात्र प्रहरी का समर्थन करता है। ये हस्तक्षेप की नीति अपनाता है कि भाई राज्य को क्या करना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में, बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे टैक्स लगा देना, या तुम ये काम नहीं करोगे, तुम व्यापार नहीं करोगे, बिजनेस नहीं, ऐसा नहीं है। ये डार्विनवाद का समर्थन करता है, अर्थात योग्यतम की जीविता का सिद्धांत का समर्थन करता है। जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं योग्य होगा उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है इस राज्य के अंतर्गत, ठीक है। ये कम से कम कानूनों का समर्थन करता है। क्यों, क्योंकि कानून क्या करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं। ये समानता का विरोधी करता है, क्योंकि जब आप समान करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप स्वतंत्रता का हनन करोगे, ठीक है ना, आप किसी की स्वतंत्रता का हनन करोगे। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अधिकारों को औपचारिक रूप का समर्थन करता है। ये प्रक्रिया पर बल देता है, इसको लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर 500 नौकरियां निकालनी है तो ये प्रक्रिया बना देगा और उसके तहत एग्जाम करवाएगा और इंटरव्यू करवाएगा, ठीक है ना। ये रिजर्वेशन नहीं देगा, ये समानता का समर्थन नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको समाज को समान नहीं करना है, ये प्रक्रिया लगा दी इसने। अब जो योग्य होगा वो
अपने आप चुन लिया जाएगा, जो योग्य नहीं होगा वो नहीं चुना जाएगा, ऐसा ये प्रक्रिया पर बल देता है। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन करता है, आर्थिक अधिकार ये नहीं देता है। आर्थिक क्षेत्र में ये हस्तक्षेप की नीति अपनाता है और कहता है भैया आर्थिक क्षेत्र में मैं सबको फ्री छोड़ दो, आदमी विवेकी है, समझदार है, ठीक है, वो मेहनत करेगा और कमाएगा खाएगा, अगर वो नहीं करेगा मेहनत, नहीं कमाएगा, ठीक है, तो ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। ये व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, अणुवादी समाज का समर्थन करता है, राज्य के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है और पुलिस राज्य का समर्थन करता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से उदारवादी राज्य या पूंजीवादी राज्य का लक्षण नहीं है, ठीक है ना, और कोई एक कोटेशन अलग से उठा के इसमें डाल देगा, इसीलिए मैंने सारी कोटेशन लिख दी, ठीक है ना। एक दो जो बची हुई थी मुझे याद आई, ये विवेक, मनुष्य को विवेकी समझता है, ये प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है और ये प्रतियोगिता का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये सारे आप याद कर लोगे, क्वेश्चन इसमें से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, 100%। अब स्वेच्छा तंत्रवाद है जो वो उदारवाद का ही एक बढ़ा हुआ रूप है, ठीक है ना, का ही एक रूप है जिसे न उदारवाद के वाद से के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय समानता के स्थान पर किसका, स्वतंत्रता को महत्व देता है। अब एक्चुअली हुआ था ना कि हेक था, हेक ने जो था कि उसने कल्याणकारी का विरोध किया। हुआ ये था कि साथियों जब से ही उदारवाद या पूंजीवाद जब आया तो राज्य ने क्या कर दिया था कि इन सब चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, इन सब चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि समाज में जो वर्ग है ना, दो वर्ग बन गए, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। और मजदूर प्रतिस्पर्धा के कारण अब क्या होने लगा कि आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हुई तो किसी की मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकती थी, किसी की मजदूरी हम निर्धारित कर ही नहीं सकते आर्थिक हस्तक्षेप की नीति के कारण। तो अब आर्थिक क्षेत्र में अगर हस्तक्षेप होगा और अब मजदूरी कैसे निर्धारित होगी। अगर आर्थिक क्षेत्र में अगर हम क्या करते हैं कि हस्तक्षेप लगाते हैं तो मजदूरी कैसे निर्धारित होगी, ये बाजार निर्धारित करेगा, बाजार। अब कैसे बाजार निर्धारित करेगा मजदूरी, देखो अगर उस बाजार में मजदूर ज्यादा है, ठीक ना, ज्यादा है और काम कम है तो क्या मजदूरी कम हो जाएगी, मजदूरी कम हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और उसी तरह से अगर मजदूर कम है और काम ज्यादा है तो क्या होगा, मजदूरी बढ़ जाएगी, मजदूरी बढ़ जाएगी। लेकिन ज्यादातर केस में यही होता है कि काम ज्यादा होता है, मजदूरी कम होती है, मजदूर कम होते हैं, ठीक है ना, मजदूर ज्यादा होते हैं, काम कम होता है, इससे मजदूरी कम मिलती है। तो कोई अगर इसमें अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें, है ना, तो पंजीपति जो वर्ग है वो क्या करेगा, ज्यादा धन के लालच में, ठीक है ना, पूंजी के लालच में क्या करेगा, मजदूरों का शोषण करना चालू कर देगा, मजदूरों का शोषण करना चालू कर देगा, शोषण करना चालू कर देगा। तो इससे क्या होगा कि अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी, वर्ग का जो अंतर है वो तेजी से बढ़ेगा। तो उसी दौरान जो है कि भाई कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान आए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उदारवाद का विरोध करना चालू किया, इन्होंने इसका विरोध किया। तो इन सब कारणों से मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये तेजी से आगे बढ़ा, ठीक है ना, तेजी से बढ़ा। तो अब जब ये मार्क्सवाद क्या करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है, ठीक है, वो क्या करता है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है और वर्ग विहीन राज्य का निर्माण करना चाहता है। और बाद में कहता है कि राज्य क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब वर्ग ही नहीं रहेगा तो राज्य क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो अब उदारवादियों ने क्या किया कि भाई संशोधन करना चालू किया। क्यों, क्योंकि ये जो मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद है ये मजदूरों को बहुत पसंद आने लगा, बहुत भाने लगा। और रूस की क्रांति भी हुई, ठीक है ना, रूस की क्रांति भी हुई। तो क्या हुआ कि भाई उदारवादियों को लगा कि अब हमें जरूरत है कि हम इसके अंतर्गत क्या करें, उपयुक्त सुधार करें, क्या करें, उपयुक्त सुधार करें। तो एक नया उदारवाद निकल के आया जिसको कहते हैं सकारात्मक उदारवाद।
जो बहुत करीब था किसके, कल्याणकारी राज्य के, कल्याणकारी राज्य के। ठीक है, तो इसने क्या किया कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। एक बार हम पढ़ेंगे सकारात्मक उदारवाद क्या है इसके बाद ही। तो इसके विरोध में सकारात्मक उदारवाद ने क्या कर दिया कि राज्यों को कार्यों को बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा राज्य कार्य करने लग गया, हर चीज में हस्तक्षेप करने लग गया, चाहे वो आपका वितरण करना हो, ठीक है, कानून बनाना हो, लागू करना हो, हर एक चीज में इसने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। तो फिर हेयक जो है उन्होंने कल्याणकारी राज्य के कल्याणकारी कार्यों का विरोध किया कि भाई राज्य को कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए और राज्यों के कार्यों को पुनः सीमित करने पर बल दिया। रोलिंग बैक, ये एक शब्द है, रोलिंग बैक एक शब्दावली है कि अर्थात राज्य को अपने कार्यों को वापस कर देना चाहिए, जो राज्य का रोल है उसको आपको पुराने वाले रोल में चले जाना चाहिए वापस, तो इसको कहते हैं। ठीक है, और इससे प्रभावित होकर मार्gaरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन, ये मार्गारेट थैचर कहाँ की प्रधानमंत्री थी, ब्रिटेन के, रोनाल्ड रीगन कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के। इन्होंने रोलिंग बैक स्टेट, मतलब ऐसा रोल को सॉरी स्टेट को दोबारा पुराने वाले रोल में आ जाना चाहिए, जैसे विचारों का समर्थन किया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया भाई कि जैसे भर्ती कम कर दी, ठीक है ना, भर्ती कम कर दी गई और नौकरियों से छटनी की गई और क्या किया गया, ठेका प्रथा स्टार्ट हुआ, ठेके पे काम कराना, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, तो ये सारी चीजें चालू हो गई किसके दिन, द रोलिंग बैक स्टेट, मतलब अब राज्य को ये सब काम कम से कम कार्य करने होंगे। ठीक है, कल्याणकारी काम अब राज्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका रोलिंग बैक से प्रभावित कौन कौन से राष्ट्रपति, मार्गारेट थैचर और रोनाल्ड रीगन, और इसके परिणाम स्वरूप उदारीकरण और निजीकरण का आरंभ शुरू हो गया। ठीक है, तो ये चीज थी स्वेच्छा तंत्रवाद, एक प्रकार से उसका बढ़ा ही रूप है। अब हम एक बार सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य के बारे में समझ लेते हैं। कल्याणकारी राज्य क्यों आया, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना, जब राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए कि समाज में जो असमानता है उसको खत्म करना है, लोगों को सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, हर किसी का कल्याण महत्वपूर्ण रखता है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार के साथ साथ आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए, और व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में कल्याण के लिए सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आया, और राज्य और व्यक्ति ये दोनों को महत्व देता है। ठीक है ना, ये कहता है नहीं राज्य नहीं व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। ये मनुवादी समाज का विरोध करता है, किसका समाज विरोध करता है, अणुवादी समाज, ऐसा समाज जिसमें सिर्फ व्यक्ति महत्व रखता हो। ठीक है ना, व्यक्ति का ही महत्व हो, ऐसे समाज में नहीं, इसमें समाज भी महत्वपूर्ण है। क्या आता है, समाज, भाई समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल आगे ना बढ़े, पूरा समाज आगे बढ़े। ठीक है ना, पूरा समाज आगे बढ़े, ऐसा है। ठीक है, ऐसा समाज है जिसके अंदर गरीब, कुछ आदमी तो अमीर हो रहे हैं, बाकी सब गरीब हो रहे हैं, ऐसा समाज नहीं चाहिए इनको। ऐसा समाज चाहिए जिसमें कम से कम बुनियादी आवश्यकताएं तो हर व्यक्ति को प्राप्त हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के तात्विक पक्ष पर बल देता है। ठीक है ना, कि समानता और न्याय ये सब वास्तविक तौर पे मिलने चाहिए, औपचारिक रूप से नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया के साथ साथ लक्ष्य को महत्व देता है, ये लक्ष्य रखता है कि भाई हमें क्या करना है कि जो दबा कुचला वर्ग है उसको भी आगे लेके आना है, एससी और एसटी वालों में से भी भर्तियां होनी चाहिए। ठीक है ना, ये प्रक्रिया तो देता है, प्रक्रिया तो लागू करता है, साथ में ये लक्ष्य भी निर्धारित करता है कि भाई ये प्रक्रिया है, एग्जाम होगा। ठीक है ना, एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इनका टारगेट क्या है कि भाई कम से कम अगर 100 लोगों की भर्ती हो रही है तो 100 में से जनरल से कम 70 आए, तो 30 एससी और एसटी से भी आए। ठीक है ना, ऐसा इनका ये लक्ष्य होता है। ये लक्ष्य भी महत्व रखता है। ये आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है कि भाई आर्थिक क्षेत्र में राज्य को क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप बाजार के हवाले सब कुछ छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मजदूरों का और किसानों का। ठीक है ना, आर्थिक क्षेत्र में अगर आप हस्तक्षेप नहीं करोगे तो बड़े बड़े जो आड़ती हैं वो किसानों का माल सस्ते पे लेंगे। ठीक है ना, और मजबूरी में किसानों को उनको देना होगा। क्यों, क्योंकि फसल एक ऐसी चीज है कि अगर
उसको तुरंत नहीं बेची गई तो फिर उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसका खर्चा आएगा, उससे फसल का वो और महंगा पड़ जाएगा। या अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे तो वो सड़ जाएगा और खराब हो जाएगा। तो क्या है कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई ये न्यूनतम मूल्य है और इसी पे कोई खरीदेगा और इसी पे कोई बेचेगा। तो इसमें क्या होगा, आढ़ती अपना मनमानापन नहीं कर पाएगा। या न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मजदूरी है जो है वो निर्धारित करेगा कि भाई 500 रुपए की मजदूरी कम से कम आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब चाहे काम कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इसे किंसवाद भी कहा जाता है। किंस एक अर्थशास्त्री थे और वो क्या कहते थे कि राज्य को ज्यादा से ज्यादा कार्य करने चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए कि दिन में रात को खड्डे करवाने चाहिए और दिन में उसको भरना चाहिए, और ये घाटे की अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। अब वेबरिज रिपोर्ट आई थी 1942 में। इसकी सिफारिशों के बाद एंटली क्लीमेंट एटली, ठीक है ना, कि सरकार ने कल्याणकारी, ये जो है प्रधानमंत्री हैं, ये ब्रिटेन की। तो इन्होंने कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा दिया। एक्चुअली 1942 का टाइम ऐसा था कि जिस समय क्या हुआ था कि यूरोप के अंदर वॉर हुए थे, और वॉर होने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमरा गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। ऐसे में क्या था कि राज्यों को अगर राज्य ऐसे में ब्रिटेन अगर ये छोड़ देता कि ठीक है भैया, जो योग्य होगा, जो लायक होगा वो आगे बढ़ेगा, तो बहुत सारे लोग बेचारे बेमौत मारे जाते। ठीक है ना, बहुत बुरी हालत हो जाती। तो 1942 के अंदर में क्लेमेंट एटली ने क्या किया कि कल्याणकारी नीतियों की घोषणा कर दी, और इसी कारण से ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का जन्म स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सरकार की शक्तियों का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण जनता, मतलब पूरा का पूरा समाज के हितों के लिए इसमें किया जाता है। जनता के कल्याण के लिए अधिकाधिक कार्य करता है। ठीक है ना, अधिकाधिक कार्य करता है, धार्मिक वर्मिक नहीं है ये। ठीक है, अधिकाधिक कार्य करता है तथा जो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है, और इसको अपना अब राज्य इसमें अपना उत्तरदायित्व समझेगा। कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिले, शिक्षा तो मिले, स्वास्थ्य तो मिले, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिले, और ये सारी चीजें हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए। ये कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कैंट हैं, ये कहते हैं लोक हितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। व्यापक समाज सेवा जैसे कि शिक्षा हो गई, ठीक है, आपका स्वास्थ्य हो गया, अब आपका पेंशन की व्यवस्था हो गई, बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि भाई जो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है, वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, 2 वक्त की रोटी, ये महत्वपूर्ण हो। लेकिन थोड़ा सा अगर और डेवलप राज्य होगा तो वहाँ पे वृद्धा पेंशन हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे बेरोजगारी हो सकता है। तो हर एक अलग अलग राज्य अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको कौन सा कल्याणकारी कार्य करना है। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना। पंडित नेहरू के अनुसार सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, मतलब सबको, अमीरों गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व है। लास्की बहुत बड़े समर्थक हैं इसके। कल्याणकारी राज्य लोगों का वह संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से हित हो सके। डॉक्टर इब्राहिम के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से, आय के, ये क्या कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय का ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, समान वितरण करेंगे। क्योंकि अगर आय है तो आपको शिक्षा भी मिल जाएगी, आपको स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, आपको क्या बोलते हैं 2 वक्त की बढ़िया रोटी भी मिल जाएगी, है ना। तो सारी चीज़ तो पैसे से जुड़ी हुई है। तो ऐसा ये कहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज जो है राज्य का जो उदारवादी स्वरूप है, ठीक है ना, उसके दर्शन करवाए हैं। उदारवादी स्वरूप है उसके दर्शन करवाए हैं। और उदारवाद के अंतर्गत भी 2 हैं, आपका नकारात्मक उदारवाद और एक सकारात्मक उदारवाद। कल्याणकारी राज्य के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं। तो अगली क्लास में हम मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसको समझेंगे कि भाई मार्क्सवादी क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, मार्क्सवादी क्या सोचते हैं, तो वो करेंगे। और उसके बाद फिर हम करेंगे
छोटे छोटे से 15-15 20-20 मिनट के ये कॉन्सेप्ट हैं। कल्याणकारी राज्य तो हमने समझ लिया, कल्याणकारी क्या राज्य है। आवश्यकता पड़ेगी तो 5-7 मिनट के लिए फिर दोबारा इसको समझेंगे। अब एक पढ़ेंगे उत्तर औपनिवेशिक राज्य, वैश्वीकरण और राज्य, और एक पढ़ेंगे हम ये समाजवादी राज्य, ठीक है ना, समाजवादी समाज क्या है, ठीक है, इसके बारे में। तो अभी आज हमने पूंजीवादी किया और कल्याणकारी किया, और आपका इससे समझ पूंजीवाद से जुड़े हुए समाजवादी राज्य, इन सब चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।